पुलकित के बोलने से पहले ही मृत्युंजय की तो सांस ही निकल गई। वो सामने से आते तूफान को देखता तो कभी आसमान से गरजती बिजली को, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। सामने से आती लहर तेज हो गई और तेजी से आते समुद्री तूफान ने अपनी लहरों को उफान पे लेते हुए सारे आसपास के एरिया को डुबो दिया। समुद्री तूफान से उठती लहरों ने पुलकित की चीख निकाल दी। वो चिल्लाकर बोला, नो भाभी, नो। वो असीम दुख और दर्द से वही घुटनों के बल बैठ गया था। पुलकित ने अपने आसपास देखा, सब कुछ समुद्र की लहरों में बह गया था। उसने पास में नजर दौड़ाई तो देखा मृत्युंजय भी वहां नहीं था। अब तो पुलकित की सांसें भी फूलने लगी, उसको बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, डर के मारे उसकी सांस तेज होने लगी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने आसपास सबको देखा पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। वो वहीं बैठकर रोने ही वाला था कि वो धुंधली नजर से देखता है मृत्युंजय आद्या को अपनी बाहों में उठाकर पूरी तरह से भीगा हुआ समुद्र के किनारे से उसकी तरफ आ रहा था। पुलकित के चेहरे पे असीम शांति और खुशी वाली स्माइल आ गई थी। स्माइल आद्या और मृत्युंजय को सही सलामत देखकर पुलकित ने भगवान को धन्यवाद दिया और भागकर मृत्युंजय के पास गया और मृत्युंजय आद्या के चेहरे को गौर से देखने लगा। आद्या बेहोशी में भी कुछ बड़बड़ रही थी। नहीं, वो सब झूठ बोल रहे। मैंने मयंक सर को नहीं मारा। मैंने मयंक सर से कुछ नहीं कहा। वो परेशान करते वो अच्छे नहीं। आद्या कुछ ऐसी ही तरह अपने आप बड़बड़ रही थी। 2 घंटे पहले आद्या सबकी बातें सुनने के बाद और शांति बुआ के घर से निकलने के बाद उसके अंदर हिम्मत नहीं बची खुद को सही साबित करने की। वो आज दूसरी बार खुद की नजरों में उठ नहीं पाए। वो तो अपने माँ बाबा के लिए इस रिश्ते को दिल से निभाने का वादा लेकर आई थी, किंतु जिस पे भरोसा करके आई वो तो उसको इतनी बड़ी गुनहगार समझता है। कोई और कुछ कहता तो वो इतना दुखी न होती, पर उसका पति जिस पे उसको थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था और उससे मन ही मन प्यार करने लगी थी, आज उसकी चुप्पी ने आद्या को तोड़ दिया। इसलिए आद्या ने वहां से जाना ही ठीक समझा। आद्या गार्ड्स को बातों में लगाकर घर से निकल आई थी, पर अब उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाए। अपने बाबा के घर वो जा नहीं सकती क्योंकि वो उनको आज ही वचन देके आई थी, और दूसरा उसके बाबा और माँ को बेशक ये झूठ था, फिर भी इस बात की भनक लगती तो वो जीते जी मर जाएंगे। आद्या का दिमाग आज की सच्चाई से सुन्न पड़ गया था। वो सड़क पे बेजान सी चली जा रही थी। उसके कानों में अभी भी मृत्युंजय और शांति बुआ की बातें गूंज रही थी। वो सब बातों को याद करके बिलक बिलक कर रोने लगी। वो सड़क के बीचों बीच चल रही थी। बारिश होने की वजह से चलते हुए उसके आंसू भी साथ ही साथ बारिश के पानी में मिल रहे थे। आद्या सारी बातों को याद करके ऊपर आसमान को देखकर बोली, क्यों भगवान, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे बिना गलती के कसूरवार साबित कर दिया? मेरी क्या गलती थी? मैंने किसका बुरा किया? किस गुनाह की सजा दे रहे हो मुझे? पहले मयंक सर, उसके बाद दिलीप से जल्दबाजी में सगाई, उसके बाद मृत्युंजय से जबरदस्ती शादी, उसके बाद दिलीप का दूसरा रूप, उसके बाद मृत्युंजय का सच, और आज मयंक सर का सच। आखिर किस गुनाह की सजा दे रहे हो मुझे? आद्या रोते रोते घुटनों के बल बैठ गई थी। उसके आंसुओं के साथ साथ बारिश भी उतनी ही तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आद्या के साथ साथ आज ऊपर वाला खुद भी रो रहा हो। जितने तेज आद्या के आंसू निकलते उतने ही तेज बारिश की बूंदें गिर रही थी। आसमान में बिजली भी उतनी ही तेजी से गरजती। हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया था। मूसलाधार बारिश में आद्या अकेली सुनसान सड़क पे भीग रही और अपने दर्द को बयां कर रही थी। आद्या ने रोते रोते खुद से कहा, बहुत हो गया, बहुत खेल लिए भगवान, आप मेरे साथ अब और नहीं। अब न किसी को खुद को सही साबित करके दिखाना, न किसी की नजरों में उठने की कोशिश। अब मैं वो करूंगी जिससे ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। आद्या रोते रोते खुद से बोल रही थी और चलते चलते वो जुहू बीच की तरफ आ गई थी। समुद्र के किनारे आकर आद्या समुद्र को देखकर बोली, आज तू भी मेरी तरह उफान पे है, तो आज मैं तेरे ही उफान में शामिल होकर अपने आप को शांत करना चाहती हूँ। और ऐसा कह के आद्या धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। उसे अब न कुछ सुनाई दे रहा था न दिखाई। वो आंखें बंद करके अपने बाबा और माँ को याद कर रही थी।
अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को याद करने लगी, और उन्हीं अच्छे पल में उसको अपनी और मृत्युंजय की शादी का सीन नजर आया। उसके बाद बेशक मृत्युंजय आद्या को परेशान करने के मतलब से उसके नजदीक आया था, फिर भी आद्या को पता नहीं क्यों वो सारी चीजें अच्छी मेमोरी के तौर पे याद आ रही थी। आद्या बंद आंखों से आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से वो मृत्युंजय और पुलकित को दिखी, लेकिन उन लोगों की आवाज आद्या तक नहीं पहुंच सकती थी। आद्या आगे बढ़ती ही जा रही थी, तभी एक बड़ी लहर आगे से आती दिखी। आद्या तब तक गर्दन तक पानी के अंदर जा चुकी थी। मृत्युंजय ने जब ये नजारा देखा तो उसने बिना समय गवाए फुर्ती दिखाए हुए अपना ब्लेजर फेंककर पानी के अंदर चला गया। जब तक वो भयानक समुद्री तूफान आद्या को अपनी चपेट में लेता, तब तक मृत्युंजय आद्या को पकड़ चुका था। उसने आद्या के हाथ को पकड़ा, तब तक लहरें उफान पे आ गईं और दोनों को पानी के अंदर गहराई तक ले गई। मृत्युंजय ने आद्या के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। आद्या पानी की गहराई में जाते ही बेहोश हो गई थी। मृत्युंजय पहले से ही अच्छा तैराक था, किंतु आद्या वो पानी में डूबने से बेहोश हो गई थी। पानी उसके फेफड़ों के अंदर जा चुका था। मृत्युंजय ने पानी के अंदर तैरते हुए आद्या को गहराई में जाने से बचाने के लिए उसे अपने और करीब लिया और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मृत्युंजय के आद्या को पानी के अंदर अपने सीने से चिपकाया और उसने बहुत सावधानी से पकड़कर तैरते हुए किनारे ले आया। मृत्युंजय पानी के अंदर से निकला तो आद्या को अपनी बाजुओं में उठाकर बाहर लाने लगा। तब जाकर पुलकित को तसल्ली हुई। आद्या और मृत्युंजय दोनों एक लहर के साथ किनारे आ गए थे। आद्या को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी के अंदर डूब गई थी, जिससे उसके फेफड़ों में पानी भर गया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। मृत्युंजय और आद्या को देख पुलकित उनके पास आया। पुलकित घबरा कर बोला, भैया ठीक हो आप? मृत्युंजय ने हाँ में गर्दन हिलाए और बहुत ही मध्यम किंतु घबराई हुई आवाज में बोला, ये आद्या पानी के अंदर काफी गहराई तक चली गई थी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। पुलकित बोला, भैया भाभी के लंग्स में से पानी निकलना होगा, जल्दी ही अगर नहीं निकाला तो दिक्कत हो जाएगी। मृत्युंजय पुलकित के कहने से पहले ही आद्या को सीधी लिटाकर उसके पेट पे जोर से प्रेस करने लगा। वो जितना ज्यादा तेज प्रेस करता, पानी उतनी ही तेजी से खांसी के साथ बाहर निकल जाता। काफी देर तक उसके पेट से पानी को बाहर निकालने के बाद मृत्युंजय और पुलकित उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। आद्या अभी भी बेहोश थी। मृत्युंजय का दिल तड़प रहा था उसको इस कंडीशन में देखकर। एक तो इतनी तेज बारिश, ऊपर से आद्या का शरीर अब भी बेजान था। मृत्युंजय ने भारी आवाज के साथ कहा, लगता है माउथ ब्रेथ देनी होगी। मृत्युंजय बिना पुलकित की ओर देखे आद्या के होठों की ओर झुक गया। उस आद्या के मुंह को हाथ से खोलकर उसके होंठों के ऊपर अपने होंठ रख दिए। वो आद्या को ब्रेथ देने लगा। पुलकित ने मृत्युंजय को देखा तो उसकी ओर से पीट करके दूसरी ओर चला गया। आद्या को काफी देर तक ब्रेथ देने के बाद भी वो होश में नहीं आए। आद्या बेहोशी में भी कुछ बड़बड़ रही थी, जिसको सुनकर मृत्युंजय के चेहरे पे शिकन आ गई। वो अभी भी बेहोश थी। मृत्युंजय ने पुलकित को पास बुलाया और बोला, ये होश में नहीं आ रही और इसी बारिश में कहीं जा भी नहीं सकते। पूरी मुंबई पानी से जाम हो चुकी है और रात का टाइम भी है। पुलकित ने थोड़ा परेशान सा होकर उसकी बात सुनी, फिर कुछ सोचकर बोला, भैया आप एक बार हमारी फैमिली डॉक्टर से बात कर लीजिए। पुलकित की बात मृत्युंजय को ठीक लगी और उसने डॉक्टर प्रीति को फोन लगाने को कहा। पुलकित ने डॉक्टर को फोन लगाने के बाद फोन मृत्युंजय को दे दिया। मृत्युंजय ने डॉक्टर को हेलो बोला और सारी बात बताई। डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोले, जय बहुत सीरियस कंडीशन है, उसकी हॉस्पिटल ले जा नहीं सकते। अब उसको होश में लाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आसपास कहीं सेफ जगह ले जाओ उसे। उसके बाद डॉक्टर थोड़ी देर के लिए चुप हुई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, जय मैं जो अब कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम उसके पति हो और उसकी बॉडी पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी है, इसलिए वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और उसकी बॉडी को हीट की जरूरत है। तुम मेरा मतलब अच्छे से समझ रहे हो ना? जय मृत्युंजय डॉक्टर की बात पे सिर हो बोला। डॉक्टर फिर से बोली, गुड, तो अब तुम समझ गए होंगे तुमको क्या करना है। ध्यान रहे, अब जो करोगे तुम ही करोगे, तुम ही उसे होश में ला सकते हो। डॉक्टर फोन कट कर चुकी थी। मृत्युंजय ने आद्या को देखा, फिर आसपास देखने लगा। पुलकित भी डॉक्टर की